तो NISM 8 सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो टू क्रिएट अ कॉमन मिनिमम नॉलेज बेंचमार्क फॉर associate person functioning as approved user or sale person of trading member of any equity derivative exchange or equity derivative segment to a recognized stock exchange। कॉमन मिनिमम नॉलेज इतना अपने को होना ही है कि अगर हम कहीं भी एज अ एसोसिएट पर्सन काम कर रहे हैं या सेल पर्सनल काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए। तो इस एग्जाम का एम क्या है? टू इनेबल अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट, रेगुलेशन एंड रिस्क एसोसिएट विद द प्रोडक्ट एंड द एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑफ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। तो अपने को ये समझिए कि ए से स्टार्ट करना है, A to Z वो कंप्लीट करना है। ये इसका मतलब यानी कि हमको डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या है उनका इंफॉर्मेशन चाहिए, रेगुलेशन कैसे होता है, रिस्क क्या एसोसिएट है, एक्सचेंज का मैकेनिज्म क्या होता है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कैसे होता है। ठीक है। द एग्जामिनेशन ऑल्सो कवर नॉलेज कॉम्पिटिट्स रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनेंशियल स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है। एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने को बेसिक इंडियन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट का नॉलेज हो जाए, वेरियस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो कि फ्यूचर और ऑप्शन, चाहे वो स्टॉक हो चाहे इंडाइसेस हो, उसमें कितनी स्ट्रेटजीज है, उसको कैसे यूज करते हैं, कब इंप्लीमेंट किया जाता है कब नहीं किया जाता, उसको भी अंडरस्टैंड करना है। फिर क्लियरिंग, सेटलमेंट और रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ठीक है। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसा है इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट का हमारे देश में, इंडिया में, इसको भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है। ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क ईच, 2 आवर्स का टाइम होता है। ठीक है। निगेटिव मार्किंग में 0.25 25% नंबर कटते हैं। पासिंग स्कोर्स होता है 60%। ठीक है। इजीली हो जाता है, लेकिन उसके लिए हमको पूरी बुक को डिटेल में पढ़ना है, एक 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 चीज को कवर करते चल रहा है तब। ठीक है। एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड NISM की वेबसाइट से होता है, वहां अपन खुद को रजिस्टर्ड करते हैं और एग्जाम का स्लॉट बुक करके हम कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं। एग्जाम सेंटर में हमको माइक एक्सेल मिलता है, MS एक्सेल, ओपन ऑफिस मिलता है, या फिर हम कैलकुलेटर भी ले जा सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है। और ये इसमें जो भी सैंपल केस स्टडीज दिया है वर्कबुक में, या जो MCQ दिया है, केवल रेफरेंस के पर्पस में दिया हुआ है। ठीक है। और इसकी डिफिकल्टी एक्चुअल हार्ड भी हो सकती है। मैक्सिमम स्टूडेंट से गलतियां क्या होती है कि जो MCQs हर चैप्टर के बाद इसमें दिया है उनको पढ़ के चले जाते हैं, और वहां पे कोई वैसे क्वेश्चंस आते नहीं है, तो बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करना होता है। केवल MCQ प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है। आज के टाइम में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, इक्विटी डेरिवेटिव में, चाहे NISM की किसी भी एग्जाम में, अगर मैं बोलूं कि ये एग्जाम क्वेश्चन सिंपल होते हैं लेकिन घुमावदार होते हैं, कंफ्यूजिंग, ट्रिकी क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ट्रिकी क्वेश्चंस उनके लिए बेस्ट है जो डिटेल स्टडी करके गए हैं। उनसे ट्रिकी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि उनको हर एक टर्मिनोलॉजी बहुत डिटेल में पता होती है। जो शॉर्ट नोट्स या फिर MCQs ये प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी कम होती है कि आपसे वो एग्जाम अच्छे नंबर से क्लियर होगा कि नहीं होगा। ठीक है। अब मैं बताता हूं कि अपन करने क्या वाले हैं। अपन पहले चैप्टर 1 to चैप्टर 5, ठीक है, अभी नेक्स्ट लाइव क्लास जितनी भी होगी, अपन चैप्टर 1 to चैप्टर 5 डिटेल में कवर करेंगे। जहां जब चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा, तो हम चैप्टर 1 to 5 का मैं आप लोगों से शॉर्ट नोट्स शेयर कर दूंगा। उसके बाद
वो शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के बाद और इसे डिटेल में पढ़ने के बाद अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कम से कम 200 to 300 क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। 200 से 300 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा हो सके। अपन ये भी फोकस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस का आंसर ए है तो ए क्यों है, बी सी और डी क्यों नहीं है, इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये होती है डेप्थ में प्रैक्टिस। ए तो पता है, ए तो सबको पता है कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर ए है, तो बी और सी और डी क्यों नहीं है, इस पर भी हम डिस्कस बहुत डिटेल में करेंगे। तो बस फोकस यही है कि अपन अभी चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 डिटेल में कवर करेंगे ये वर्कबुक से। ठीक है, चैप्टर 1 क्या है देख लीजिए, बेसिक ऑफ डेरिवेटिव है, हिस्ट्री और इवोल्यूशंस कब हुआ, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, मार्केट पार्टिसिपेंट कौन है, टाइप ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, और वेरियस रिस्क फेस बाय पार्टिसिपेंट इन डेरिवेटिव मार्केट्स। ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडेक्स, टोटल इंडेक्स के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, सिग्निफिकेंस, टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, एट्रीब्यूट ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स मैनेजमेंट, मेजर इंडाइसेस इंडिया, एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस। चैप्टर 3 है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरवर्ड, फ्यूचर, कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशन जो कि फ्यूचर मार्केट में होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एसोसिएट विथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, पे ऑफ चार्ट जो होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कैसा होता है, फ्यूचर प्राइसिंग क्या होती है, प्राइस डिस्कवरी और कन्वर्जेंस कैसा होता है कैश एंड फ्यूचर प्राइस में एक्सपायरी के दिन, ये भी, और यूज ऑफ फ्यूचर्स। ठीक है, फिर चैप्टर 4 में अपन ऑप्शन को डिटेल में देखेंगे, चैप्टर 3 में अपन ने फ्यूचर को डिटेल में देखा, चैप्टर 4 में अपन ऑप्शन को देखेंगे, बेसिक ऑफ ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड, मनीनेस ऑफ ऑप्शन, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू क्या होती है, पे ऑफ चार्ट फॉर ऑप्शन, डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बेसिक ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग एंड ऑप्शन ग्रीक, ऑप्शन प्राइस मॉडल्स क्या होते हैं, आईवी क्या होता है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, एनालिसिस ऑफ ऑप्शन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बायर एंड सेलर्स। ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर जो अपन फेस करेंगे वो है चैप्टर 4। चैप्टर 5 में होता है कि स्ट्रेटजीज जो अपन डिस्कस करते हैं, जिसकी डेली अपन कहीं ना कहीं अपन देखते हैं कि लोग स्ट्रेटजीज की बात करते हैं फ्यूचर एंड इक्विटीज ऑप्शन में, किस टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं, कैसे की जाती है, उसको अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। 87 टू 122, जैसा आप देख रहे होंगे कि इस बुक में 200 पेजेस हैं और चैप्टर है टोटल 10, और आप अगर देखेंगे तो चैप्टर 5 तक 122 पेजेस है और रेस्ट चैप्टर 80 पेजेस में कंप्लीट है, यानी कि इंपॉर्टेंस जो है चैप्टर 1 से चैप्टर 5 का बहुत ज्यादा है। और आगे देखिए इसका वेटेज, ये वेटेज है, चैप्टर 1 का 10, चैप्टर 2 का 5, चैप्टर 3 20, चैप्टर 4 20, चैप्टर 5 20। अगर इसे टोटल कैलकुलेट किया जाए तो 50 60 65 नंबर्स के क्वेश्चंस तो यहीं से आने वाले हैं। और अगर हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे सर, तो ट्रस्ट में आप 65 में 60 नंबर इजीली ला सकते हैं। 65 है, माइनस मार्किंग के बाद भी आप 60 ला सकते हैं। ठीक है, और आपका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो नॉलेज है वो प्रो लेवल पे चला जाएगा अगर इन 5 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से अगर आप करते हैं तो। बाकी जो चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, रेगुलेटरी पार्ट है, बहुत इजी रहता है। इसमें तो हम चाहे तो देखिए 10 20 और 25। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 10 20 30 35 नंबर्स में अपन इजिली 25 स्कोर कर सकते हैं। तो 60 प्लस 25 होता है 85 नंबर। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि अगर हम 30 डेज इतनी मेहनत करेंगे तो हमारा स्कोर 85 टू 90 आना ही आना चाहिए। तब ये मतलब होता है कि हमने इतनी मेहनत की, हमने
नाइट में 9 to 10 PM अपन ने कुछ सीखने के लिए इन्वेस्ट किया अपना समय, और हमको बेस्ट रिजल्ट मिला। आप को तब अच्छा लगेगा सर कि आप कितना अच्छा सीख पाए, ये आपका रिजल्ट ही बताएगा। क्योंकि जितना मार्केट हमारा टेस्ट लेता है, सेम स्टैंडर्ड के क्वेश्चन NISM भी पूछता है। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए, 85 to 90 आराम से आता है सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, बेसिक ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हमको मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव और टाइप ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हिस्ट्री, डेरिवेटिव मार्केट की हिस्ट्री क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स, रिस्क इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग, रिस्क क्या है डेरिवेटिव ट्रेडिंग के, ये। ठीक है, तो डेरिवेटिव होता क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट whose value is derived from the value of some other assets known as the underlying। जैसे अगर हम किसी भी शेयर की बात करें, ठीक है, रिलायंस, तो उसका उसके जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की वैल्यू उस रिलायंस के शेयर से डिराइव होती है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि रिलायंस का फ्यूचर अलग ट्रेड करता है, रिलायंस कैश में अलग ट्रेड करता है, उसके ऑप्शंस जो हैं वो अलग ट्रेड करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव आर बेस्ड ऑन वाइड रेंज ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है, डेरिवेटिव मेटल्स में भी होता है, गोल्ड का भी फ्यूचर होता है, सिल्वर का होता है, एल्यूमिनियम्स के होते हैं, कॉपर, जिंक, निकल, स्टील, लेड। तो इसके अपन ने डेरिवेटिव देखे ही होंगे, फ्यूचर्स में सब काम होते हैं और आके उसको डिलीवरी लेनी पड़ती है। एनर्जी सोर्स जैसे ऑयल, क्रूड ऑयल, ठीक है, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, ये भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। इन अंडरलाइंग असेट से डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, डेरिवेटिव की वैल्यू डिराइव होती है। ठीक है, फिर एग्री कमोडिटीज में जैसे वेट, सुगर, कॉफी, कॉटन, पल्सेस। फिनेंशियल असेट्स में शेयर्स, इक्विटी, बॉन्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज यानी कि डॉलर, रुपीज, आपका येन, ठीक है, पाउंड, ये। तो डेरिवेटिव की वैल्यू कहां से डिराइव होती है, अदर असेट्स, जो कि अंडरलाइंग असेट्स जिसको बोलते हैं वहां से। ठीक है, हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री कहां से शुरुआत हुई थी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले 12th सेंचुरीज में डिसाइड हुआ था, यानी कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स यूज होते थे कैसे, यूरोपियन ट्रेड पेयर्स में। ठीक है, सेलर जो है वो साइन करता था कॉन्ट्रैक्ट और कसमें खाता था, प्रॉमिस देता था कि मैंने आपको वादा दिया है कि मैं आपको फ्यूचर में उसकी डिलीवरी दूंगा। ठीक है, तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, सेलर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे 13 सेंचुरीज में। ठीक है, इंग्लिश मॉन्टेसरीज में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आए जो कि वूल को सोल्ड करते थे। ठीक है, 20 years इन एडवांस टू फॉरेन मर्चेंट्स। वूल की जो सेलिंग होती थी वो 20 साल एडवांस में होती थी लोगों को। सोच लीजिए आज से 20 साल, 20 साल, ठीक है, के एडवांस में सेलिंग होती थी उसकी। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1634 से 1637 ट्यूलिप मेनिया हॉलैंड में आया था। ठीक है, एक फ्लावर होता है ट्यूलिप, उसके जो बर्ड्स होते हैं उसमें जो ट्रेडिंग चली थी, बहुत बड़ी ट्रेडिंग थी उसमें, यानी कि स्पेकुलेशन इतना ज्यादा हाई था कि 3 या 4 साल के एडवांस में वो चलता था उसका। ठीक है, फॉर्च्यून वेयर लॉस्ट, जब एक स्पेकुलेटिव बूम आया, ट्यूलिप फ्यूचर बस्ट हुआ, तो बहुत लोगों को लॉस हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्यूलिप मेनिया कब आया था, 1634 से 1637 के बीच। फिर लेट 17 सेंचुरीज में जापान एट डोजिमा फ्यूचर मार्केट शुरू हुआ था, राइस में डेवलप किया गया था। क्यों, जिससे राइस प्रोड्यूसर्स को बैड वेदर और वॉर, लड़ाई युद्ध से कोई नुकसान ना हो, उससे बचाया जा सके, इसलिए फ्यूचर मार्केट को डेवलप किया गया था।
In 1948, Chicago Board of Trade (CBOT) facilitated trading of forward contract on various commodities. शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने पहली बार फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी कमोडिटीज में, ठीक है। 1865 में सीबीओटी एक कदम आगे गए, उन्होंने एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यूएस में लॉन्च किए। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बोला जाता था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स 1865 में, ठीक है। फिर 1919 में शिकागो बटर एंड एग बोर्ड, ठीक है, स्पिन ऑफ सीबीओटी वाज रीऑर्गेनाइज्ड टू अलाउ फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। फिर उनका नाम क्या हो गया, शिकागो मर्सेंटाइन एक्सचेंज, सीएमए, ठीक है। 1972 में शिकागो मर्सेंटाइन बोर्ड एक्सचेंज इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट विच अलाउ ट्रेडिंग इन करेंसी फ्यूचर्स। तो ये सब क्वेश्चंस यहां से आते ही आते हैं, कई बार इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। बहुत ही इजी होते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने का नहीं है, बहुत इजी होते हैं। जब अपन प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। करेंसी फ्यूचर 1972 में शुरू हुआ। फिर 1973 में शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज ने फर्स्ट मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग लिस्टेड ऑप्शन, ऑप्शन में ट्रेडिंग शुरू की। फिर 1975 में ट्रेजरी बिल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया गया, ठीक है, जो कि सक्सेसफुली प्योर इंटरेस्ट। 1977 में सीबीओटी ने टी बॉन्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया। फिर 1982 में यूरो डॉलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ। 1982 में कांस सिटीज बोर्ड ने ट्रेड लॉन्च किया, फर्स्ट स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है, 1982 में शुरू हुआ। फिर 1983 में शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज ने ऑप्शन ऑन स्टॉक इंडाइसेस शुरू किया विद S&P 100 एंड S&P 500 इंडाइसेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं बहुत इजी है, ठीक है। इनको याद करना, यहां से इस चैप्टर से 10 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, 10 बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने डेरिवेटिव मार्केट को इतनी ज्यादा ग्रोथ दी, ठीक है, और बहुत सारे डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉन्च हुए एक्सचेंज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। पहला, इंक्रीज फ्लक्चुएशन इन अंडरलाइंग असेट प्राइस इन फाइनेंशियल मार्केट। फ्लक्चुएशन बढ़ गई अंडरलाइंग असेट्स में, फाइनेंशियल मार्केट में जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वहां पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली, पूरी दुनिया में ग्लोबली ट्रेड होने लगे। आज इंडिया से हम यूएस में भी ट्रेड कर सकते हैं, यूएस वाले हमारे यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आने से और कम्युनिकेशन से ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम हो गया। आपने देखा होगा कि आज के डेट में जो ब्रोकरेज है बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं इंडियन मार्केट में। तो ब्रोकरेज कम लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होता है ना। फिर मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स हैं, रिटेलर हो चाहे बड़े प्लेयर्स हैं, उनको अपना रिस्क समझ में आने लगा, और रिस्क को मैनेज कैसे करना है उनके भी टूल उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर इनोवेशन इन डेरिवेटिव मार्केट एंड न्यू एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट, नए एप्लीकेशन आने लगे प्रोडक्ट्स के, नए इनोवेशन भी डेरिवेटिव मार्केट में होने लगे। इस 5 का रीजन से डेरिवेटिव ग्रोथ जो है डेरिवेटिव मार्केट में वो ज्यादा ग्रोथ मिली। अगर आपको पता होगा कि निफ्टी जो है सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब इंडियन डेरिवेटिव मार्केट कहां से शुरू हुआ? पहला
सॉरी, जो रेगुलेटरी फ्रेम सिक्योरिटीज में एप्लीकेबल होता है वो रेगुलेशन डेरिवेटिव में भी एप्लीकेबल हो। तो सब्सिक्वेंटली सेबी सेटअप अ ग्रुप इन 1998। उनके चेयरमैन थे जे.आर. वर्मा, जिन्होंने रिकमेंड किया मेजर ऑफ रिस्क कंटेनमेंट इन डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले आए एलसी गुप्ता जी 24 मेंबर की कमेटी के साथ। उन्होंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1998 में। उनके बाद आए डॉक्टर जे.आर. वर्मा। उन्होंने क्या रिकमेंड किया, मेजर ऑफ रिस्क कंटेनमेंट इन डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1998 में। ठीक है, जून 1998 में चेयरमैनशिप के अंदर, यानी कि जे.आर. वर्मा के चेयरमैनशिप के अंडर में। ठीक है, और उन्होंने कमेटी बनी, उन्होंने रिपोर्ट विद इन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में 4 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। इट वर्क आउट द ऑपरेशनल डिटेल ऑफ मार्जिन सिस्टम। इसमें क्या क्या था कि मार्जिन सिस्टम क्या हो, मेथोडोलॉजी क्या हो फॉर चार्जिंग इनिशियल मार्जिन, मेंबरशिप की डिटेल, और नेटवर्थ क्राइटेरिया क्या है, डिपॉजिट क्राइटेरिया क्या है, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन रिक्वायरमेंट क्या है, इन सब की डिटेल के लिए। फिर 1999 में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया, और अमेंड करके डेरिवेटिव को भी एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, और रेगुलेटरी फ्रेम वाज डेवलप फॉर गवर्निंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग ऐड किया गया। मार्च 2000 में गवर्नमेंट रिपील अ 3 डिकेड ओल्ड नोटिफिकेशन, और उन्होंने प्रोहिबिट जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग था उसको हटा दिया। फिर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कब शुरू हुआ, जून 2000 में। सेबी ने पहली बार परमिट किया बीएससी एंड एनएससी को इंट्रोड्यूस द इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। टू बिगिन विथ, सेबी अप्रूव ट्रेडिंग इन इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन निफ्टी एंड सेंसेक्स, which commenced trading in June 2000. Later trading in index option commenced in 2001. ठीक है, 2001 में इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, एंड ट्रेडिंग इन ऑप्शन ऑन इंडिविजुअल स्टॉक कमेंस्ड इन जुलाई 2001। ठीक है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल स्टॉक में कब ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, या स्टार्ट कब से हुआ, 2001 में। एमएससीआई मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने पहली बार ट्रेडिंग कब स्टार्ट की, फरवरी 2013 में। ये याद रखिएगा, ये जितने पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस बुक की, और इतने अच्छे से इन्होंने डिटेल किया है, मजा आ जाता है। तो प्रोडक्ट क्या क्या है डेरिवेटिव में, पहला होता है फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड क्या होता है, forward, it is a contractual between two parties to buy or sell a underlying asset at certain future date for particular price that is pre-decide on the date of contract। ठीक है, और दोनों पार्टी ने ऑब्लिगेशन लिया है, कमिटेड हैं और ऑब्लिग किए हैं कि हम ऑनर करेंगे ट्रांजेक्शन को इरेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये निगोशिएट होते हैं बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में। तो इनकी जो टर्म एंड कंडीशन होती है कॉन्ट्रैक्ट की वो कस्टमाइज होती है, इसलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, दो पार्टी एग्री हो रही है, ठीक है, अपना डील डिसाइड कर रहे हैं कि आज हमने एक डील साइन कर रहे हैं कि आने वाले 1 महीने 2 महीने बाद हम आपसे ये वाली अंडरलाइन जो है इसको आप सेल करना, मैं इसको बाय कर लूंगा। तो ये डील दो पार्टीज के बीच होती है, तो इनके टर्म एंड कंडीशन जो भी होते हैं ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं, इसलिए फॉरवर्ड को ओवर द काउंटर भी कहा जाता है। फिर होता है फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है, सिमिलर होता है फॉरवर्ड के, लेकिन रेदर देन बीइंग निगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टी। तो इसमें जो भी रेगुलेशन होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, वो कौन डिसाइड करता है, एक्सचेंज। ठीक है, रेगुलेशन और ऑर्गेनाइज जो होता है वो एक्सचेंज डिसाइड करता है।
तो फ्यूचर के आपने कॉन्ट्रैक्ट देखे होंगे, स्टैंडर्ड साइज होता है, उनका लॉट साइज होता है, मैच्योरिटी डेट होती है, ठीक है, और ये ट्रेड होते हैं एक्सचेंज में, ठीक है। इनको, फ्यूचर को, एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। फ्यूचर और ये फॉरवर्ड, एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सर? एनी डाउट्स? बहुत इजी भाषा में मैं कोशिश कर रहा हूं। ओके। फिर ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द राइट बट नॉट अ ऑब्लिगेशन। ऑप्शन आपको राइट देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता। टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट ऑन और बिफोर अ स्टेटेड डेट और स्टेटेड प्राइस, ठीक है। वाइल द बायर ऑफ ऑप्शन पे द प्रीमियम। बायर कौन होता है? जो ऑप्शन बाई करता है वो प्रीमियम पेड करता है, उनके पास राइट होता है। और जो, जिससे अपन प्रीमियम, जिससे अपन प्रीमियम लेते हैं या जिससे अपन खरीदते हैं, वो होता है सेलर, ऑप्शन सेलर, जो प्रीमियम रिसीव करता है, ठीक है। और ऑप्शन सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है कि अगर बायर अपनी एक्सरसाइज को राइट करे, ठीक है, जो उसके पास एक राइट होता है, तो आपको उसको सेल और बाय करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये होता है ऑप्शन। इसे हम लोग बहुत डिटेल में चैप्टर 4 में देखेंगे, ठीक है। फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप। अब स्वैप क्या होता है? ये क्या होता है? एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, वो केवल कैश फ्लो, उसको एक्सचेंज करते हैं ना फ्यूचर अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज फॉर्मूला, ठीक है। ये सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? यस, एनी क्वेश्चंस? ऑप्शन से फिर से बता दो, ठीक है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसमें हमको राइट मिलता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता है। इसको, अगर हम ऑप्शन को बाय और सेल करते हैं, ठीक है, बिफोर और स्टेटेड डेट एट स्टेटेड प्राइस, ठीक है। लेकिन बायर ऑफ ऑप्शन होता है, उन, वो क्या करता है? प्रीमियम पेड करता है। जब भी हम ऑप्शन कॉल या पुट बाय करते हैं तो हम प्रीमियम पेड करते हैं, तो हम होते हैं बाय द राइट, ठीक है, हम राइट को बाय करते हैं। लेकिन जो सेलर होता है वो क्या होता है? प्रीमियम को रिसीव करता है, ठीक है। तो जो प्रीमियम रिसीव करता है उनके पास ऑब्लिगेशन होता है कि अगर बायर ने एक्सरसाइज के दिन अपना राइट एक्सरसाइज किया, तो आपको उसे सेल और बाय करना ही पड़ेगा। ये सेलर के लिए ऑब्लिगेशन होता है, बायर के पास कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ठीक है। क्लियर सर? आयुष सर? ओके। बहुत डिटेल में हम चैप्टर 4 में इसको देखेंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज में समझना जरूरी है कि ऑप्शन होता क्या है, ठीक है। फिर स्वैप्स होते हैं। इसमें क्या होता है? कैश फ्लो को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसमें क्या होता है? स्वैप हेल्प मार्केट पार्टिसिपेट मैनेज रिस्क एसोसिएट विथ वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट एंड कमोडिटीज प्राइस। तो वो एक हाथ से दूसरे हाथ एक्सचेंज हो जाता है, बहुत सिंपल, ठीक है। ये भी अपन स्वैप को भी देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट में, करेंसी एक्सचेंज में कैसे होता है, वो भी आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में दिया गया है, ठीक है। फिर मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, ठीक है। मार्केट में हिस्सा कौन ले रहा है? जैसे एक स्पोर्ट्स होता है तो पार्टिसिपेंट्स कौन है? दो टीम होती है। सेम वैसे ही यहाँ पे हेजर्स होते हैं, ट्रेडर होते हैं। ट्रेडर्स को स्पेकुलेटर्स भी बोलते हैं, और एक होते हैं आर्बिट्राजर्स, ठीक है। सभी का अलग अलग रोल है, हेजर्स का, ट्रेडर का, आर्बिट्राजर्स का, ठीक है। इंडिविजुअल में प्ले डिफरेंट रोल इन डिफरेंट मार्केट सर्कमस्टेंस। तीनों का अलग अलग रोल है, मार्केट कैसा कर रहा है उसके अनुसार वो रहते हैं। हेजर्स क्या होते हैं? दे फेस रिस्क एसोसिएट विद द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स, ठीक है। वो केवल डेरिवेटिव्स के यूज करते हैं अपने रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है। क्या है कि हेजर्स के पास बहुत पैसा होता है,
और वो मार्केट में बहुत बड़ी पोजीशन लेके बैठे रहते हैं। जब भी उनको लगता है कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है तो उनको लॉस ज्यादा हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को, रिस्क को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कॉरपोरेट, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, ठीक है, ये यूज करते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को कि अपना जो पोजीशन है उसको हेज कर लें या रिड्यूस कर लें अपना एक्सपोजर्स। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट रेट के हाई और लो होने से, शेयर प्राइस के ऊपर नीचे जाने से, बॉन्ड प्राइस के फ्लक्चुएशन से, करेंसी एक्सचेंज के रेट्स के फ्लक्चुएशन से, कमोडिटीज प्राइस के, लॉस ज्यादा नहीं होता तो प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, फिर स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं? स्पेकुलेटर्स हम जैसे प्लेयर्स होते हैं जो फ्यूचर मूवमेंट को प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई भी स्टॉक है उसमें हमारा व्यू कैसा है। जैसे हमको व्यू लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव आर प्रिफर्ड ओवर अंडरलाइंग असेट्स फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग पर्पस में हम डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं क्योंकि उसमें अपने को लिवरेज मिलता है, कम पैसे में ज्यादा स्टॉक्स, या एक लॉट में हमको बहुत कम पैसे लगते हैं। अगर वही हम कैश में खरीदे तो हमको ज्यादा पैसे देने होते हैं। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव होता है, में हाई वॉल्यूम के जो मार्केट होते हैं उसमें बहुत ही इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे हमको लग रहा है कि स्टॉक ए है, इसमें कोई अच्छी, क्या करते हैं, लॉट में खरीदते हैं और इनिशियल मार्जिन पेड कर देते हैं। और मान लीजिए मार्केट उनके डायरेक्शन में ऊपर गया तो उनको प्रॉफिट भी बहुत, लॉस भी उनको बहुत बड़ा देखना पड़ता है। ठीक है, फिर होता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होता है? आर्बिट्राज इज अ डील दैट प्रोड्यूस प्रॉफिट फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग अ प्राइस डिफरेंस इन प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट मार्केट। एक आर्बिट्राजर है, उसको क्या दिख रहा है, एक मार्केट में 100 रुपया में कोई चीज मिल रहा है, ठीक है, एनएससी में मान लो, और वही किस दूसरे मार्केट में 105 रुपए या 102 रुपए में मिल रहा है। तो वो क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली एक मार्केट में 100 रुपए में यहाँ पे बाय किया उन्होंने, और साइमल्टेनियसली उसको दूसरे मार्केट में सेल कर दिया। तो ये जो डिफरेंस है 2 रुपए का, ये इनका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो आर्बिट्राज क्या करता है, परचेस अ असेट चीपली इन वन लोकेशन एंड अनदर लोकेशन। एक मार्केट में खरीद के साइमल्टेनियसली दूसरे मार्केट में हायर प्राइस में उन्होंने सेल कर दिया। Such opportunity are likely to persist for very long, since arbitrager would rush into this transaction, thus closing the price gap at different location. जो आर्बिट्राज है, 100 और 102 का डिफरेंस है, ये ज्यादा समय के लिए तो रहता नहीं है। तो आर्बिट्राजर क्या करता है, तुरंत खरीदते हैं और तुरंत सेल कर देते हैं। तो 2 रुपए का उनको प्रॉफिट हो गया, लेकिन इस प्रॉफिट में ट्रेडिंग कॉस्ट या ब्रोकरेज ये सब इंक्लूडेड नहीं हुआ है। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर जो मार्केट में होते हैं वो ये अवसर खोजते हैं। आज के डेट में हाई फ्रीक्वेंसी जो कंप्यूटर्स है उनका यूज किया जाता है, और जब से मार्केट में की स्पीड है और हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं तो ऐसे अवसर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। मॉडर्न वर्ल्ड, बहुत सारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। या तो दे आर आइदर ट्रेड ऑन ऑर्गेनाइज एक्सचेंज, जिसको अपन बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, या फिर एग्री डायरेक्टली बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग काउंटर पार्टीज ओवर द टेलीफोन और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनको कहते हैं ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। Few complex products are constructed on simple building block like forward, future, options, swap to cater the specific requirement of customer. तो कस्टमर क्या होता है, अपने
सुविधा के अनुसार या फॉरवर्ड ट्रेड करते हैं, फ्यूचर करते हैं, ऑप्शन करते हैं, स्वैप करते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है। ओवर द जो काउंटर मार्केट होता है वो कोई फिजिकल मार्केट तो होता नहीं है। जैसे बीएससी की एक बिल्डिंग है, एनएससी की बिल्डिंग है, आपका नेस्डेक की ये एक अलग ऑफिस है, वैसे एक इनका ओवर द काउंटर में कोई फिजिकल मार्केट प्लेस होता नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ब्रोकर डीलर स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में जो ब्रोकर और डीलर होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। ठीक है। इनका मेन आइडिया क्या होता है, इस मोर वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस देन अ प्लेस। इनको बिजनेस से मतलब है। बाइंग और सेलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट मैच थ्रू निगोशिएटेड बिडिंग प्रोसेस ओवर a नेटवर्क ऑफ टेलीफोन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देन लिंक थाउजेंड ऑफ इंटरमीडियरीज। तो ये क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग बिडिंग प्रोसेस से होता है, निगोशिएशन होता है इन लोगों के बीच में, कि जहां पे हमको ज्यादा फायदे मिले, जितना ज्यादा निगोशिएट कर सके। ठीक है। और ओटीसी डेरिवेटिव है विटनेस अ सब्सटेंशियल ग्रोथ ओवर द पास्ट फ्यू ईयर, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साधन आ गए हैं। और ओटीसी पे पार्टिसिपेट कौन करता है, देखिए, बैंक्स, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सोफिस्टिकेटेड मार्केट पार्टिसिपेंट्स लाइक हेज फंड, कॉर्पोरेट, हाई नेटवर्थ, ये लोग भी ओटीसी मार्केट में डील करते हैं। ओटीसी मार्केट का डिसएडवांटेज क्या है कि ये लेस रेगुलेटेड मार्केट होता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है वो प्राइवेट होता है, क्वालिफाइड काउंटर पार्टीज के बीच होता है। ठीक है। जो कि कैपेबल होते हैं कि अपना रिस्क और अपना जो भी कॉस्ट है वो खुद संभाल सकते हैं, टेक केयर कर सकते हैं अपने रिस्क को, अपने पैसे को, सब। ठीक है। ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट जो ट्रांजेक्शन होता है वो डील होता है काउंटर पार्टीज के बीच में। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं टेलर मेड होते हैं टू फिट इन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ डीलिंग काउंटर पार्टीज। ठीक है। और इनका मैनेजमेंट होता है, काउंटर पार्टी रिस्क इज डिसेंट्रलाइज एंड लोकेटेड विद इन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। इनका कोई फॉर्मल लिमिट नहीं होता है और इंडिविजुअल पोजीशन में कोई लिवरेज मार्जिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है इनका। ठीक है। इनका कोई फॉर्मल रूल नहीं होता रिस्क मैनेजमेंट का, और इनकी कोई इंटेग्रिटी स्टेबिलिटी भी नहीं होती है। ठीक है। कि इनको कोई सेफ गार्ड दे सके। ठीक है। और ट्रांजेक्शन प्राइवेट होते हैं, मार्केट वालों को कुछ भी नहीं पता चलता। ठीक है। और जो एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्टैंडर्ड के होते हैं, ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज एक्सचेंज होते हैं विथ प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर थ्रू ऑक्शन प्लेटफॉर्म। ठीक है। जैसे हम किसी भी एक ब्रोकर्स का जो ऐप यूज करते हैं बाय और सेल के लिए, वहां पे बायर कौन है और सेलर कौन है हमको नहीं पता होता है। लेकिन लिक्विडिटी रहती है, हमको जब बाय करना है बाय कर सकते हैं, सेल करना है सेल कर सकते हैं। और इसमें क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन होता है जो परफॉर्मेंस, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस है या सेटलमेंट है ट्रांजेक्शन्स की, उसकी गारंटी लेता है। ठीक है। अब फिनेंशियल मार्केट में सिग्निफिकेंस क्या है, पहला डेरिवेटिव मार्केट का, इससे क्या होता है, हेल्प मिलती है इंप्रूव प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन एक्चुअल एंड वैल्यूएशन एंड एक्सपेक्टेशंस। It enable the transfer of various risks from those who are exposed to risk but have a lower risk appetite for participant with high risk appetite. ठीक है। देखा कि वो अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ट्रेड करते हैं, लेकिन ट्रेडर क्या करते हैं, वो उस रिस्क को लेते हैं, हाई रिस्क लेते हैं कि उनको रिटर्न भी हाई मिले। ठीक है। और इट एनेबल द शिफ्ट ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रेड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज मार्केट टू द ऑर्गेनाइज मार्केट। Risk management mechanism and surveillance of activity of various participants in organized space provide stability to financial system. फिर होता है जो रिस्क फेस करते हैं पार्टिसिपेंट इन डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट मस्ट अंडरस्टैंड दैट डेरिवेटिव बीइंग लेवरेज इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव क्या होता है, लिवरेज इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें काउंटर पार्टी रिस्क, काउंटर पार्टी यानी कि
चाहे वो बायर है या सेलर है, वो डिफॉल्ट कर सकता है। प्राइस रिस्क, लॉस ऑफ पोजीशन बिकॉज ऑफ प्राइस मूव। लिक्विडिटी रिस्क भी होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री तो ले ली, लेकिन एग्जिट करने के लिए सामने वाले के पास वॉल्यूम ही नहीं है, आप सेल नहीं कर पा रहे हैं, या सेल भी कर रहे हैं तो जो बीड एंड आस्क प्राइस में डिफरेंस है इतना ज्यादा है कि आपको लॉस होगा। ठीक है। लीगल और रेगुलेटरी रिस्क, यानी कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें लीगल और रेगुलेटरी रिस्क है, यानी कि आप रेगुलेशन पार्ट्स वहां है नहीं तो कोई भी अपनी मर्जी चला रहा है। फिर ऑपरेशनल रिस्क, जैसे फ्रॉड हो गया, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स है, इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ, तो उससे क्या होता है, मे नॉट बी अप्रोप्रिएट एवेन्यू फॉर समवन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। इतने सारे रिस्क लेके कौन ट्रेड करना चाहेगा? कि काउंटर पार्टी रिस्क हो गया, प्राइस रिस्क हो गया, लिक्विडिटी रिस्क हो गया, ऑपरेशनल। तो मार्केट पार्टिसिपेंट जो होते हैं उनको पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि उनके लिए कौन सी ट्रेडिंग सुटेबल है। ठीक है। ऑन दिस पैरामीटर। ठीक है। और मार्केट पार्टिसिपेंट जो डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, पहले उनको मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, ये पार्ट याद रखिएगा, मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट गिवन बाय द ब्रोकर टू हिज क्लाइंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने साइन किया है कि नहीं किया है, इस डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। और यहीं से क्वेश्चन भी आता है, मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है। A model risk disclosure document is issued by member of exchange and contain important information on trading in equity and F&O segment of exchange. ठीक है। All prospective participants should read the document before trading on capital market, cash segment और F&O segment of the exchange. ठीक है। मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। इसके कुछ सैंपल क्वेश्चंस है। पहला है, इंडेक्स ऑप्शन क्या है? तो इंडेक्स ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ठीक है। सेकंड, द परचेस ऑफ शेयर इन वन मार्केट एंड साइमल्टेनियसली सेल इन डिफरेंट मार्केट टू बेनिफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंशियल इज नोन एज आर्बिट्राज। अभी हम अपन ने देखा था कि एक मार्केट में सस्ते में खरीद के दूसरे मार्केट में थोड़ा कॉस्ट में सेल कर दिया उन्होंने। Financial derivative provide the facility of trading, hedging and arbitrage, all of that. ऑपरेशनल रिस्क कब होता है? जब हमारे पास डिजास्टर प्लानिंग नहीं होती। ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 अच्छे से कंप्लीट हो गया।